अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज के अहम मसाइल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से फ़हीम अमीन, कराची स्टूडियो से मंसूर मुगीरी और मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है ज़हीर अब्बास ने। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे सिंध की, जहां पर सरेआम एक ही शोबे में मुसलसल करप्शन की जा रही है। करप्शन से एक तरफ सरकारी खजाने को 15 सालों से अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, तो दूसरी जानिब जो हकदार हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ा है। सिंध में सरकारी मुलाजमीन के पेंशन और जीपी फंड्स में 2009 से लेकर 2010 से जिस करप्शन की शुरुआत हुई थी वो ताहाल जारी है। ये सारा मामला क्या है और इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है, तफसीलात बताने के लिए मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साउथ मंसूर मुगीरी। जी मुगीरी, सबसे पहले बताइएगा कि आखिर ये क्या मामला है? 15 साल से ये करप्शन का बाजार गर्म है, किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया? मिस फरजाना, आज की जो रोईदाद है वो इस करप्शन की, सबसे बड़े करप्शन की जो बात है वो मैं बताने जा रहा हूँ। सिंध भर में जितने दफातर हैं ज़िले अकाउंट्स अफसरान के, उनको कंट्रोल करता है एजी सिंध, अकाउंटेंट जनरल सिंध और महकमा ख़जाना सिंध। तो मोस्टली इन दफातर में करप्शन के जो मामलात हैं वो गुज़श्ता 15-16 सालों से इस सतह पर पहुंच गए हैं कि अभी तक उन पर कंट्रोल नहीं किया जा सका है और अरबों रुपए सालाना नुकसान हुआ है, अरबों रुपए का। जैसे आपने बताया कि एक तरफ सरकारी ख़जाने को बहुत बड़ा टीका लग रहा है, दूसरे तरफ जो मुस्तकीन हैं, जो जीपी फ़ंड पेंशन के हकदार हैं, रिटायर होने के बाद जब जाते हैं तो उनकी पेंशन बंद हो चुकी है, उनकी जीपी फ़ंड के पैसे नहीं मिल रहे हैं। ये 2 सालों से बहुत सारे बेचारे परेशान हैं, उनको पेमेंट नहीं मिल रही है। 2009-10 से ये पहली बार इंकशाफ हुआ कि हैदराबाद में पेंशन और जीपी फंड में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, कोई 2.5 अरब रुपए का। ज़िले अफसर था सिकंदर अबड़ो, उसने और उसके जो दीगर साथी थे उन्होंने जीपी फंड और पेंशन में 2.5 अरब रुपए की गलत अदायगियाँ की। जब मामला खुला तो नेब ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है, और मीडिया में खबरें आई तो वहाँ से वफाकी हुकूमत की जानिब से नोटिस लिया गया और अकाउंटेंट जनरल को कहा गया सिंध को कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। तो उस वक्त अकाउंटेंट जनरल सिंध के एडिशनल थे अकाउंटेंट जनरल साजिद अली खान, उन्होंने उसकी इंक्वायरी की तो उनको भी उन्होंने राज़ी कर दिया, उनको खुश कर दिया। उन्होंने लिख दिया कि जी बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। ठीक है। नतीजे में ये हुआ कि नेब की जानिब से जो इंक्वायरी की गई, छापे मारे गए, उसमें कुछ अफसरान के घरों से करोड़ों रुपए बरामद हुए और सोना, गाड़ियां, बहुत सारी चीज़ें बरामद हुई। नेब ने जब वो कार्रवाई दिखाई तो जिसके नतीजे में एक और भांडा खुल गया कि जब आपके अफसर ने कहा, एडिशनल अकाउंटेंट जनरल ने साजिद अली खान ने, कि कुछ नहीं हुआ, ये नेब ने कहाँ से रिकवरी की? उन लोगों ने खुद कहा कि जी हमने ये गड़बड़ की है। तो कुछ लोग उसमें जेलों में चले गए, जिसमें मुश्ताक शेख साहब थे। साहब, ये कैसी तहकीकात थी जहां तहकीकात में कहा जा रहा है कि कुछ भी नहीं है और वो अगले बंदे खुद ये इंकिशाफ कर रहे हैं कि हाँ जी हमने गड़बड़ की है? देखिए, मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि एजी सिंध जो मुहाफ़िज़ है, सिंध गवर्नमेंट के जितने भी फाइनेंशियल मामलात हैं, जिसमें मुलाजमीन की तनख्वाह हैं, पेंशन है, जीपी फंड है और जितने भी बिल हैं डेवलपमेंट के, उनके मुहाफ़िज़ हैं, उनकी टीम है, वो ये पैसे डिसबर्स करते हैं। उनके अफसरान जो है कई सालों से इस गड़बड़ में मुलव्वस पाए गए हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई। मैं आपको बताऊं कि नेब की जानिब से इतने करप्शन के केसेस बनाए गए हैं अकाउंट्स अफसरान के ख़िलाफ़, जो आपकी सोच है, कई जेलों में चले गई। लेकिन अभी हाल ही में 5 अजला के लिए लिखा गया है जहाँ से ये दोबारा मामला खुला है, हैदराबाद, जामशोरो, मटियारी, दादू और नौशरो फेरोज़, कि यहाँ पर जब ये ऑडिट करने के लिए टीम गई तो पेंशन का उन्होंने रिकॉर्ड नहीं दिया। तो फाइनेंस वालों ने अपने अफसरान को लिखा है कि ये रिकॉर्ड फराहम करें, क्यों आप रिकॉर्ड फराहम नहीं करें? तो पता चला है कि एक बार फिर पेंशन में जैली आईडीज़ बनाए गए जो वहाँ के अकाउंट्स अफसरान हैं, हैदराबाद के, जामशोरो के, दादू के, नौशरो फेरोज़ और मटियारी के,
उन्होंने जाली आईडीज बनाए मुख्तलिफ लोगों के नाम से। जाली आईडीज का मतलब यही है यानी कि वो जो घोस्ट मुलाजमीन टाइप होते हैं, कुछ इस तरह की आईडीज बना के तो वो रकम ली गई है उनसे। फ़र्ज़ करें कि मेरे नाम से मुझे पेंशन दिखाया गया, मेरा शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करके जाली आईडी बनाई गई है। हाँ। मेरे नाम से कोई और था, उसी नाम को ऐड करके उन्होंने बना दिया और मेरा अकाउंट भी खुलवाया गया बैंक में। अच्छा। वो पैसे भी जा रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगी कि इसको पकड़ने पहले मैनुअल था, मैनुअल पे चलाते थे। ठीक है। तो उन्होंने कहा मैनुअल पे अब इसको बंद करें, एक बहुत ही शानदार सिस्टम लिया है, सैप सिस्टम कंप्यूटराइज। अब इन्होंने अफसरान ने और मुलाजमीन उसका भी तोड़ निकाल दिया। उस सैप सिस्टम में जिन मुलाजमीन के तनख्वाहों के या इसके पैसे जो जा रहे हैं जीपी के पेंशन के अकाउंट्स में, तो अकाउंट्स खुलवा दिए गए मैं में। कैसे खुल गए? मैं 2 साल पहले की बात, ओरिजिनल अकाउंट खुल गए। अकाउंट में करोड़ों रुपए जा रहे हैं उनके सालाना, और एक एक अफसर जो है वो करोड़पति हो गए। उनके पास इतनी बड़ी गाड़ियां आ गई हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। मुझे नेब का एक अफसर बता रहा था कि हैदराबाद के 17 या 18 ग्रेड का कोई अफसर था, उसका घर हैदराबाद में उसने बनाया महल की तरह। अच्छा। 2 अरब रुपए से ज़्यादा लागत थी। तो डीजी नेब उस वक्त के थे डॉक्टर नजफ कुली मिर्ज़ा साहब। जब उनको उस बारे में बताया तो वो खुद चले गए देखने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं 21 ग्रेड का पुलिस ग्रुप का अफसर हूँ, मेरे पास एक छोटा सा फ्लैट है, ये 17-18 ग्रेड का 2 अरब रुपए का इसने कहाँ से बनाया है। बिल्कुल। तो इस तरह से बहुत सी दास्तानें हैं, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, फिर भी ये बाज नहीं आ रहे हैं। और फिनांस की जानिब से अपने मुलाजमीन की नौकरियाँ ख़त्म की गई हैं, लेकिन एजी सिंध की जानिब से अभी तक कोई ख़ास कार्रवाइयाँ हमें देखने में नहीं आ रही हैं। लेकिन मुगीरी साहब, जब ये मामला खुला, जब ये मामला सामने आया कि जब तहकीकात की गई, उस वक्त तो कुछ सामने नहीं आया, लेकिन उसके बाद मुलाजमीन ने खुद ही कहा जी हाँ जी हमने कोई गड़बड़ की है, तो उसके बाद कोई तहकीकात की गई? मैं वही तो बता रहा हूँ कि नेब की तहकीकात में मुलाजमीन गिरफ्तार हुए, जेलों में गए, रिकवरीज हुई। ठीक है, रिकवरीज हुई, उनके घरों पे छापे पड़े, जी हाँ हुई, उनकी नौकरियाँ चली गई। लेकिन जो बाद में आए उन्होंने इतने पैसे कमाए कि वो खुद भी खा रहे हैं, ऊपर एजी सिंध में जो उनके मामले बैठे हैं या महकमा खजाना में जो उनको सपोर्ट करने क्या फायदा हुआ मुगीरी साहब? ऐसी तहकीकात का क्या फायदा, रिकवरी का क्या फायदा कि आने वालों ने उससे भी ज्यादा खा लिया है। ये बड़े उस्ताद है, आप देखिए ना, बस ये समझ रहे हैं कि करोड़ों रुपए के गेम करके निकल जाओ, नौकरी चली जाए, कोई बात नहीं, फिर अपना कारोबार करो। तो ये सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा है। दूसरी जानब 2 सालों से जो जेन्युइन पेंशनर और जीपी फंड वाले थे, अब इन्होंने ओवर पेमेंट की। मसलन ये है कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब फ़र्ज़ करो कि जीपी फंड के लिए, पेंशन के लिए कोई 50-70 अरब रुपए रखे जाते थे साल में। ठीक है। जब ओवर पेमेंट की तो पैसे ख़त्म हो गए। ख़त्म हो गए तो अब पैसे कैसे आएँ, कहाँ से आएँ? तो नतीजे में इस साल पे एक्स्ट्रा 200 अरब रुपए रखे गए हैं ताकि जिन गरीबों के पैसे, जिन मुस्तकीन के पैसे जो नौकरी पूरी करने के बाद रिटायर हो गए, जिनके बच्चों की शादियां करनी हैं, जिन्होंने घर बनाने हैं, जिन्होंने कोई और काम करने हैं, 2 सालों से वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें जीपी फंड और पेंशन के पैसे मिले तो हम कुछ कर सकें। तो सरकार की जानिब से इस साल इसको महसूस करते हुए 200 अरब रुपए एक्स्ट्रा रखे गए हैं ताकि जो वाजिबात है वो अदा किए जाएँ। लेकिन ये लोग बाज नहीं आ रहे। अभी ताज़ा जो है 5 अजला के बारे में मैं जैसे बता चुका हूँ कि हैदराबाद, जामशोरो, मटियारी, दादू, नौशरो, फेरोज़ के बारे में जो ऑडिट की टीमें गई हैं वहाँ ऑडिट करने, तो उनको इन्होंने रिकॉर्ड भी नहीं दिया। अब रिकॉर्ड दे रहे हैं तो फंस रहे हैं। तो इस वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि ऑडिट वालों से कुछ मामला करें, कुछ एजी सिंध से, कुछ किसी से करके इस मामले को फिर दफन करें। लेकिन मुगीरी साहब, अरबों रुपए की करप्शन की गई है और फिर उसके ऊपर तहकीकात भी हुई, तो क्या सिर्फ अफसरान ही मुलविस निकले या नीचे वाला अमला भी इस सारे मामलात में मुलविस था? देखिए दोनों हैं। काम तो नीचे वाले कर रहे हैं ना, जो ज़िले में बैठे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स को संभाल रहे हैं, सबसे गड़बड़ तो वहाँ से हो रहा है। और वहाँ से फिर उनके जो बैक करने वाले जैसे एजी सिंध में बैठे हैं और यहाँ फिनांस में कुछ बैठे थे या बैठे हैं, तो फिनांस में मैंने देखा है कि काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं, नौकरियाँ चली गई उनको सज़ाएँ हो गई। लेकिन जो एजी सिंध वाले साइड पे शायद कोई एक आधे के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है, बाकी कार्रवाइयाँ मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। हाल ही में एक करप्शन का बहुत बड़ा मामला आया,
जून में एक अदायगी के लिए उनके एजुकेशन सेक्शन के इंचार्ज देदा दिलेरी से 8% मांग रहा था बंदे से। अच्छा। उन्होंने कंट्रोलर जनरल ऑफ पाकिस्तान को शिकायत की, कंट्रोलर जनरल ऑफ पाकिस्तान को शिकायत की, उन्होंने इंक्वायरी बिठाई है, 1 महीना हो गया है, इंक्वायरी अफसर जाहिर नहीं हुआ है कि वो कहाँ है। आप देखें इतनी बड़ी पुष्टपनाई हो रही है इन लोगों की, तो अब ठीक है ना। तो मुगीरी साहब वो कहते हैं तो मांगना है तो फिर धड़ल्ले से मांगे, ये इस तरह फकीर मांगने का क्या फायदा है? नहीं, फकीरों से बात चढ़ गई है, ये फकीर नहीं है, ये अब तो अरबपति बन गए तकरीबन इनके मुलाजमीन। आप हैरान हो जाएंगे। तो यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट को, क्योंकि पैसा सिंध गवर्नमेंट का है, उनको सीरियस नोट लेना चाहिए। इनमें जो मुलविस पाए जा रहे हैं, जितने भी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ होनी चाहिए और वन गो में सारी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, ताकि आइंदा सबक हासिल हो सबके लिए। कोई इस तरह देखे ना, ताकि सिंध गवर्नमेंट के जो अरबों रुपए गए जा चुके हैं और अरबों रुपए हो सकता है चले जाएं और भी, और जो दीगर मुस्तहकीन हैं उनको परेशानियाँ उठा रहे हैं वो, तो उनके लिए परेशानियाँ भी ना हो। तो अब सिंध गवर्नमेंट को देखना ये है कि वज़ीर आला साहब की फ़िनांस मिनिस्ट्री भी उनके पास है, मुराद अली शाह साहब के पास, उनकी गिरफ्त भी अच्छी है और काम भी ठीक कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जो अब सेक्रेटरी फिनांस नए आए हैं जतोई साहब, मैंने सुना है, मैंने देखा है कि वो काफ़ी तगड़े किस्म का अफसर है, उन्होंने ठीक ठाक कार्रवाइयाँ शुरू की। अब देखना यह है कि इनके इस पीरियड में कितनों की नौकरियां जा रही हैं, कितनों को जेल हो रही हैं, क्योंकि अब नेब में जब से अमेंडमेंट आया है कि नेब वाले बिल्कुल ठंडे हो गए। नेब वाले जैसे ठंडे हो गए 1.5 साल से, तो इन्होंने फिर दोबारा से सर उठाना शुरू किया। लेकिन मुगीरी साहब सोचने की बात तो ये है ना कि जिस तरह से आप देखें कि पहले आपने कहा कि मैनुअल सिस्टम था, चलो मान लिया मैनुअल सिस्टम में जो है खुर्द-बुर्द आसानी से हो जाती है, करप्शन भी की जा सकती है। अब तो सारे सिस्टम को कंप्यूटराइज किया जा रहा है, डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, तो क्या जाली अदायगियां इतनी आसान हैं? उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा हुआ था? देखिए, गुफरान मेमन साहब थे अकाउंटेंट जनरल सिंध, वो, और उस टाइम में शायद हसन नकवी साहब थे अपने फिनांस सेक्रेटरी, उन्होंने दोनों ने मिलके इस जाली अदायगियों को ख़त्म कराने के लिए सेफ सिस्टम नाफिज कराया, सिस्टम को कंप्यूटराइज कराया ताकि ये जाली अदायगियाँ ना हो सके। लेकिन उसके बाद अभी जो 1 साल में फिर पता लगा है कि जाली आइडिया शुरू हो गई हैं। मुझे नेब वालों ने बताया तो सवालिया निशान है कि सारा सिस्टम कंप्यूटराइज करने के बावजूद भी किस तरह से ये करप्शन अमल में लाई जा रही है। क्योंकि हम लोग तो एक काम करवाने जाए तो हमें कंप्यूटर का डाटा सामने रख दिया जाता है, ये देखें जी ये कंप्यूटर का डाटा, इसके मुताबिक ही होगा काम, वरना आपका काम नहीं होगा, हमें तो वापस भेज दिया जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर आप लीगल वे से जाएंगे तो आपको इतनी सारी चीजें दिखाएंगे कि ये भी चीज लिया है, ये चीज भी लिया है, ये चीज लिया, आप परेशान हो जाएंगे। मैं खुद बहुत से मामलात में ख्वार हो रही हूँ बाय द वे। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप उनके एजेंटों से बात करें, वो एजेंट उधर ही घूमते फिरते हैं, एजेंटों से बात करेंगे तो कोई मतलब मुझे भी लीगल तरीके से नहीं जाना चाहिए। नहीं, लीगल तरीके से यहाँ काम होगा ही नहीं, यहाँ होता ही नहीं है। मुझे पंजाब का पता नहीं वहाँ कितना है, लेकिन सिंध में जो है आपको इनके जो सबसे बड़े, जो मैं कह रहा हूँ अगर करप्शन का गढ़ है, वो ये अकाउंट्स दफ्तरान है। एजी सिंध का अपना दफ्तर है, जहाँ पर शिकायतें करो, प्रूफ दे दो, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। हद हो गई है कि कंट्रोलर जनरल ऑफ पाकिस्तान तक शिकायत गई है। उन्होंने खुद कहा है कि मैंने इंक्वायरी बिठाई है, मैंने उनसे चैट में कहा है, उन्होंने मुझे कहा मैंने इंक्वायरी बिठा दी है। तो 1 महीने से वो मुझे इंक्वायरी कहीं नज़र नहीं आ रही है और वो बंदा अभी तक वहाँ मौजूद है और गया भी चौथ दरवाजे से है। वो जूनियर क्लर्क था, जूनियर क्लर्क जाके पता नहीं कैसे एजी सिंध में, सिंध के एजुकेशन का मुलाजिम था, वहाँ चला गया और अभी 18 ग्रेड में बैठा हुआ है, एजुकेशन के सेक्शन को हेड कर रहा है, तैयब उसका नाम है, एजुकेशन के पूरे सेक्शन को हेड कर रहा है। आप सोचें कि एजुकेशन के 2-2.5 अरब रुपए की अदायगी हर साल में, अगर फ़र्ज़ करो कि 1-1.5 अरब की अदायगियों में इनकी कमीशन तो तय है, तो कितनी कमीशन होती होगी एक सेक्शन से। तो अल्लाह माफ़ करे कि एजी सिंध में बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है। मैं ये कह रहा हूँ बहुत बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है, वरना सिंध का जो ख़जाना है ये तबाह हो जाएगा। ये तो हो जाएगा। तो मुगीरी साहब यही तो सोचने का मुकाम है कि अगर देखा जाए, जिस तरह से आपने कहा कि इंक्वायरियां भी हुई और फिर उस पर कार्रवाई भी हुई, रिकवरीज भी की गई, मामले में पहले भी कार्रवाइयां होती रही हैं, हुकूमत क्यों नहीं रोक पा रही है इस गोरख धंधे को? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पैसे सिंध गवर्नमेंट के हैं, उसकी मुहाफिज या उसको देखने वाला एजी सिंध है जो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है।
तो अब यहाँ से फिनांस वाले देखते हैं, वहाँ से वो देखते हैं। तो जब दो इदारे होंगे ना, तो वहाँ से कंट्राडिक्शन में होता है, कोई इस तरफ होगा, कोई इस तरफ की बातें करेगा। तो एक बार 2-3 साल पुरानी बात है कि वज़ीर आला सिंध इस नहज पे आ गए थे। उन्होंने कहा कि ये गोरख धंधा बंद नहीं हो रहा, हम अपना जो है एजी सिंध सूबा ही बनाते हैं। अच्छा। सूबे का अकाउंटेंट जनरल का दफ्तर बनाते हैं। ठीक। तो उनको जो लीगल टीमें थे, जो लीगल लोग साइड पे लोग थे, उन्होंने कहा कि आप नहीं बना सकते, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन मामला है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो इस वजह से चुप हो गए। तो अभी शायद वज़ीर आला साहब ये समझ रहे हैं कि सेफ सिस्टम आ गया है, कंप्यूटराइज हो गया है, तो ये गड़बड़ बंद हुआ है। लेकिन गड़बड़ जारी है। वज़ीर आला साहब को खुद को चाहिए कि वो पाकिस्तानी कौम ने हर चीज का तोड़ रखा हुआ है, चाहे हम उसको मैनुअल ले जाएं, चाहे हम उसको कंप्यूटराइज कर दें। बड़े उस्ताद हैं हमारे लोग, यकीन माने बड़े उस्ताद लोग हैं। जुगाड़ के लिए पता नहीं कहाँ से दिमाग से ये चीज़ें निकालते हैं, कहाँ से कंप्यूटर को कौन सी कमांड देते हैं कि जुगाड़ में जो है वो चीज़ें हो जाती है। आप सोचें कि जैली नाम से अकाउंट बना के अकाउंट भी खुलवा देंगे, बैंकों में अकाउंट बन गए। ऐसे नहीं है कि अकाउंट नहीं है। अब मुश्किल होता है इनको पकड़ना। फिर जब कहीं से कोई ना कोई राज खुलता है किसी बैंक वाले से, कि बैंक वाले ने देख लिया यार ये बंदा जो आया है ये तो मुलाजिम है ही नहीं, तो इसको पैसे कैसे आ रहे हैं, तो ऐसे बात खुल जाती है। फिर जाके मामला खुलता है, अदरवाइज़ मामला खुलता भी नहीं। कई सालों से उनके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं बंदों के, वो पैसे वो परसेंटेज तय है कि जो ज़िले अकाउंट अफसर बैठे हैं उनको वो पैसे देगा, उसके अकाउंट में हर महीने पैसे जाएंगे। वो नहीं देगा तो उसका नाम खारिज हो जाएगा, आईडी से पैसे नहीं जाएंगे। तो ये सिलसिला है। खुदा करे कि ये करप्शन गंगा जो है कि यहाँ बंद हो जाए और जिन लोगों तक जो हकदार लोग हैं वहाँ तक पैसे जाएं, उनको तकलीफ ना उठानी पड़े। और ये 2 नंबरी तरीके से जो अमीर से कबीर बन गए हैं, इनके ख़िलाफ़ इतनी कार्रवाइयाँ हो जाएं कि मिसाली हो जाएं। आइंदा कोई भी करने से सोचने से पहले 100 बार सोचे कि कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊँगा। बिल्कुल ऐसा ही है नाजरीन। करप्शन होती है, चोरी भी होती है, और उसके बाद कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है और उसकी रोकथाम के लिए इकदाम किए जाते हैं। लेकिन वो इकदाम किस काम के, अगर हम इस गोरख धंधे को बंद ही नहीं कर सकते, इसको रोक ही नहीं सकते। सवाल ये है कि इसको रोका कैसे जाएगा, इसकी रोकथाम कैसे की जाएगी। हुकूमत को इस हवाले से सीरियस होकर सोचना पड़ेगा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सिंध के बाद रुख करते हैं शहर लाहौर का, जहां पर शहर भर में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है और एमओ प्लानिंग लाहौर मोहम्मद सलीम इसमें मुलव्विस निकले हैं। गैर कानूनी तामीरात करवाने में मुलव्विस एमओ प्लानिंग के खिलाफ तहकीकात भी शुरू हो चुकी हैं और उनसे रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। इस खबर के अंदर की खबर क्या है, तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर फ़हीम अमीन से। फ़हीम, सबसे पहले तो कहा कि एमओ प्लानिंग का क्या किरदार है इस तमाम गैर कानूनी तामीरात में? बहुत शुक्रिया फरजाना। सबसे पहले तो इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ कि एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर था नुमान नामी, जिसको एंटी करप्शन ने पकड़ा, जो कि रिश्वत ले रहा था गैर कानूनी बिल्डिंग बनाने के हवाले से। जो उनके मामला तय हुए थे तो बाकी अमाउंट लेते हुए वो पकड़ा गया रंगे हाथों और एंटी करप्शन ने उसको गिरफ्तार भी कर लिया। जब गिरफ्तार कर लिया एंटी करप्शन ने उसको, तो उसके बाद फिर उसकी तहकीकात शुरू हुई तो पता चला कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर तो एक सिर्फ मोहरा था, उसके ऊपर एक ZOP है खातून, जो कि इस तमाम मामले में उसका भी नाम आया। जबकि इसके साथ साथ फिर जो एमओ प्लानिंग मोहम्मद सलीम है उन तक भी बात पहुंची और जब ये बात खुली तो पता चला कि जो दातागंज बख्श टाउन है, जिसमें लाहौर के अंदरून लाहौर के इलाके आते हैं, जिसमें अनारकली है, जिसमें शालम मार्केट है, जिसके बाद अगर हम बात करें तो नाबा रोड है, बलालगंज है, ये वो इलाके जो कि गुंजान आबाद तरीन इलाके हैं जहाँ पर एक एक प्लाजे की कीमत जो है वो अरबों रुपए में है। और वहाँ पर अगर कोई कानूनी बिल्डिंग बनाने के लिए इनके पास जाता है, रास्ता अख्तियार करता है, तो उसको तो पहले लम्हे में ही जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो उसके बाद उसके पास एक ही हालत रहता है कि वो सिर्फ गैर कानूनी तौर पर अपनी इमारत बनाए और उसके बाद जो हिस्सा है वो मुतलका लोगों तक पहुँचा दे। ये तमाम सूरत हाल जो है वो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद के पास आई और उसके बाद उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो बनाई, जिसको साबिक जो है एमओ प्लानिंग या मौजूदा जो सीनियर हैं एक एमओ प्लानिंग जो कि यहाँ पर ज़राई हुकूमत में तैनात थे, राय इम्तियाज़,
उनको जो है वो टारगेट दिया गया कि वो इस तमाम मामले की इंक्वायरी करें। तो राय इम्तियाज़ ने जो एमओ प्लानिंग मौजूद है मियाँ सलीम, उनको 6 लेटर लिखे और साथ 32 के करीब इमारतों की निशानदेही की कि ये इमारतें अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। अच्छा, इनके हवाले से अगर आपने कोई नक्शा पास किया है, कोई फीस वसूल की है, तो उसका कोई रिकॉर्ड हमें दें। लेकिन 6 मरासले लिखने के बावजूद अब आखिरी जो मरासला है उन्होंने लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि जी कि हमें इसके हवाले से कोई ना कोई जवाब तो दें आप बिल्कुल के भी कि इन बिल्डिंग्स के हवाले से कुछ कोई तफसील है। तो अभी तक उनको कोई जवाब नहीं दिया गया और इसका वाज़ेह इशारा यह है कि उनके पास फिल वक्त इसका कोई जवाब ही नहीं है कि ये जो 32 गैर कानूनी बिल्डिंग्स बन रही हैं इनके ऊपर किसी किस्म की कोई रेवेन्यू कलेक्शन हुई है, कोई नक्शा पास किया गया है, किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा। आप यहाँ से देख लें तो कि ये जो 32 तमाम गैर कानूनी तामीरात हैं, इसके अंदर एमओ प्लानिंग इन तमाम गैर कानूनी तामीरात में मुलविस हैं, इन 32 की 32? देखें जी, जो इसकी हरारकी है वो तो यही है कि सबसे नीचे बिल्डिंग इंस्पेक्टर है, उसके बाद ZOP प्लानिंग है, उसके बाद फिर MO प्लानिंग है। तो MO प्लानिंग जो होता है उसने नक्शों की बाकायदा मंजूरी देनी होती है और उसके पास इस रिकॉर्ड का मौजूद होना ज़रूरी है, ताकि अगर कोई रिकॉर्ड, अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है और आप कोई बिल्डिंग बन रही है तो गैर कानूनी अगर बिल्डिंग बन रही है तो उसको भी रोकने की जिम्मेदारी तो इन्हीं की थी और ये रोकने के लिए तैयार नहीं। और इसके ऊपर फिर इंक्वायरी हुई है और हमारी ज़राए से बात हुई तो उनका ये कहना है कि जो राय इम्तियाज़ हैं वो तो इंक्वायरी करना चाह रहे हैं। अच्छा। लेकिन उनके हाथ इसलिए बांधे जा रहे हैं कि पीछे से जवाब ही नहीं आ रहा। इसलिए उन्होंने कहा है कि जी कि हम लोग फिर चीफ टाउन प्लानर जो हैं, चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर जो हैं और एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर DC जो लाहौर भी हैं राफ़े हैदर, उनको भी वो मुरासला लिखेंगे अब, ताकि उनके इल्म में भी लाया जाए कि ये जो बिल्डिंग्स गैर कानूनी तौर पर बन रही हैं इसके हवाले से रिकॉर्ड जो इंक्वायरी कमेटी मांग रही है उसको फराहम किया जाए। अब अगर आप ये देख लें कि 32 बिल्डिंग्स तो ये होगी, अभी तो उन्होंने मजीद इंक्वायरी करनी है कि जो नो कंपाउंडेबल, ये 32 तो वो है ना जो इंक्वायरी के बाद सामने आई हैं, इसके अलावा कितनी है अभी उनका हिसाब होना बाकी है। जो हमारे ज़राए उनका ये कहना है कि 600 के करीब बिल्डिंग्स जो हैं इस वक्त जो MCL की हदूद है वहाँ पर बन रही हैं। उसके हवाले से मुतअद्दिद शिकायत जो हैं वो अहले इलाका की जानिब से, मुख्तलिफ जो निजी अदारे हैं उनकी जानिब से इंतज़ामिया तक पहुँचाई जाती हैं, लेकिन इंतज़ामिया इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती। अगर आप ये देख लें कि सिर्फ वाघा जोन का जो इलाका है वहाँ पर इतनी गैर कानूनी तामीरात हैं और उस हवाले से बाकायदा तौर पर तस्वीरों के साथ उनको रिपोर्ट किया गया है कि ये बिल्डिंग, ये शादी हाल, ये मार्कियां, ये प्लाजे गैर कानूनी तौर पर बन रहे हैं और उसकी बाकायदा उन्होंने रिपोर्ट भी जारी की है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एक तो सरकार को रेवेन्यू की मद में नुकसान हो रहा है, दूसरा इसका नुकसान ये है कि जो बिल्डिंग बनाई जा रही है जिसका नक्शा पास नहीं करवाया जा रहा, जब नक्शा पास नहीं करवाया जाएगा तो उस बिल्डिंग में ना तो बुनियादी ज़रूरियात होंगी, ना वहाँ पर फायर सिस्टम लगेगा, ना एग्जिस्टिंग स्टेयर्स होंगी, ना कोई SOPs जो हुकूमत की जानिब से मुकर्रर किए गए किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए, और पार्किंग के हवाले से भी जो SOPs हैं अगर उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं करवाया जाएगा तो इस बिल्डिंग के ऊपर तो फिर वो जो बिल्डिंग बनाने वाला है वो तो अपने शायद 50-40 जितने भी लाख बचाना चाहे बचा लेगा, लेकिन लोगों की जिंदगियां भी इस हवाले से खतरे में डाल जाएंगी। लाइफ एट रिस्क आ जाएगा ना जब उसके अंदर बेसिक जरूरियात जो है वही नहीं होंगी जो एक बिल्डिंग के अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल सूरत हाल ऐसी है, लेकिन बात यह है कि जिस जगह पे इन्होंने नक्शे पास करने हैं वहाँ पर तो पैसे लेकर या जिस भी तरीके से अंडरस्टैंडिंग की जा रही है, लेकिन एक और बात हमारे इल्म में लाई गई है कि जो ज़राई इंतज़ामिया है वहाँ के लोग जो हैं वो LDA की जानिब से गैर कानूनी करार दी गई सोसाइटीज़ में जाकर उनके नक्शे जो हैं वो पास कर रहे हैं। और इस हवाले से भी हमारे पास इतलात हैं और हम आगे भी उसमें डिस्कस करेंगे कि नक्शा पास करने की बुनियादी शर्त तो यही है कि जिस जगह पर वो घर है या मकान है वो कोई कानूनी जगह है, कोई वहाँ पर कोई सोसाइटी डिक्लेयर की गई है, क्योंकि जब इस तरह की आबादियों में जाके नक्शे पास किए जाते हैं तो वहाँ पर जब सीवरेज के मसाइल आते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल आते हैं तो वो जिम्मेदारी फिर हुकूमत की बन जाती है, जबकि ये तमाम जिम्मेदारियां जो हैं जिन लोगों ने वो सोसाइटियां बनाई हैं उनकी होती हैं। तो ये और सवाल उठाया जाता है हुकूमत के ऊपर कि हुकूमत ने इस तरह की क्यों तामीरात करने की इजाजत दी। और भाई हुकूमत तो कहती है कि इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, जो नीचे वाला अमला है वही सारे वो करप्शन करके खुद
खुर्द बुर्द करके वो ऐसी गैर कानूनी जो है तामीरात वो कर देते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और इसका साथ जो सबसे बड़ा मसला है कि ये जो गैर कानूनी बिल्डिंग्स, गैर कानूनी फार्म हाउसेज और गैर कानूनी जो प्लाजे बन रहे हैं, ये लाहौर का जो एक कोई मास्टर प्लान बनाया गया था, ये तो सीधी सादी उसकी भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। क्योंकि मास्टर प्लान बनाने का मकसद ये होता है कि जिस जगह पर आप कोई फैसिलिटी रेजिडेंटल एरिया बना रहे हैं तो उसका इन्वायरमेंट और उसकी जो लोकेशन, उसकी अप्रोच जो है, उसकी जो सड़कें हैं वो रिहायशी इलाके के मुताबिक बनाई जाती हैं। लेकिन अगर आप रिहायशी इलाकों में कमर्शियल बिल्डिंग्स बनवाना शुरू कर देंगे तो वहाँ पे एक तो उसका सीवरेज सिस्टम बैठ जाएगा, क्योंकि एक जो चीज़ है 2000 लोगों के लिए बनाई गई है और वहाँ पे आपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना दी हैं। अगर तो कानूनी तौर बनाई हैं तो चलें, उसका कोई प्रॉपर तरीक़ाकार होता है। अगर गैर कानूनी तरीके से बन गई हैं तो 2000 की जगह 3000 लोग जब उस फैसिलिटी को इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे ट्रैफिक का मसला होगा, वहाँ पे पानी का मसला होगा, वहाँ पे सीवरेज का मसला होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मसला होगा। तो इसलिए यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अगर एक इंक्वायरी जो है वो हो रही है तो अब जो ज़िला इंतज़ामिया है, जो एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर राफे हैदर है, उनका भी अब बनता है कि फौरी तौर पर इस इंक्वायरी को कंक्लूड किया जाए। आपको ये भी मैं बता दूँ कि लोकल गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर इन 9 जोन्स हैं लाहौर के, जिसमें 7 जोन्स में ख़वातीन तैनात हैं, 2 में मर्द ZOP तैनात हैं। और इन लोगों के खिलाफ लातदाद इंक्वायरियाँ जो हैं वो DG इंस्पेक्शन के पास पड़ी हुई हैं और उनमें से 95% इंक्वायरियाँ जो हैं वो होल्ड कर ली जाती हैं और होल्ड करके उस कई साल पड़ी रहती हैं और उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। क्योंकि अगर एक बंदा एक गैर कानूनी बिल्डिंग रिटायरमेंट का वक्त आ जाता है, उस वक्त तक वो पेंडिंग पड़ी होती हैं। बिल्कुल यही सूरत हाल है कि DG जो है इंस्पेक्शन, उनके पास बाकायदा तौर पर एक माफिया है उनके नीचे जो इन इंक्वायरीज को मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचाता। अगर उनको एंड तक लेके जाया जाए तो इनमें से जितने लोग लाहौर में तैनात हैं सबके खिलाफ पीड एक्ट की कार्रवाई होगी, क्योंकि इन्होंने करोड़ों रुपए इन गैर कानूनी इमारतों की तमीरों से बनाए हैं। जी अच्छा फ़हीम, एक और चीज़ बताइए कि कमोबेश 600 गैर कानूनी तामीरात का आपने जिक्र किया कि जो हैं, लेकिन जिसमें से 32 अभी तक सामने आई हैं। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाँ। ये वो 6 तो वो हैं, 600 तो वो हैं जो कि बन चुकी हैं। अच्छा। ये 32 जो हैं ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं, जिनका उन्होंने कहा जी कि इनका बताएं आपने नक्शा पास किया है, अगर नक्शा नहीं पास किया तो इनको गिराते क्यों नहीं आप? उन 600 को तो हम जरा साइड पे रखते हैं ना, इन 32 की बात कर लेते हैं। ये 32 जो अभी तक गैर कानूनी तामीरात हैं जिन्हें अभी कंप्लीट होना है, ये अब तक सरकारी खजाने को कितना नुकसान पहुंचा चुके हैं अगर हम सिर्फ 32 का एस्टीमेट लगाएं तो? देखिए, आम तौर पर अगर कोई कमर्शियल इमारत होती है ना तो कमर्शियल इमारत का नक्शा और उसकी जो होते हैं मामलात वो लाखों में होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर कोई रिहायशी इमारत है तो उसके भी कुछ हज़ारों में होंगे। तो ये करोड़ों रुपया जो है वो आना था हुकूमती ख़जाने को इन नक्शों के पास करने से, इनको कमर्शियल करने से। क्योंकि याद रखें कि जो फीसें होती हैं, पहले आप कोई अगर रिहायशी इमारत है उसके ऊपर आपने प्लाजा बनाना है तो पहले आपने उसको कमर्शियल करवाना है और कमर्शियल करवाने के लिए उस जगह का 20% जो है DC रेट का वो आपने गवर्नमेंट को देना है। उसके बाद आपको एक कमर्शियल लेटर मिलता है, उसके बाद फिर आप एक कमर्शियल नक्शा अप्लाई करते हैं, उस कमर्शियल नक्शे की मंजूरी के बाद आप फिर अपनी बिल्डिंग बनाते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो ऐसे साहिबान हैं जो कि तमाम चीज़ों को एक साइड पर रखते हैं, वो कहते हैं जी ना आप कमर्शियल करवाएं ना आप इसके नक्शे पास करवाएं, सिर्फ हम हमारी मुट्ठी गर्म करें, हम आपको बताते हैं कि आपने ये बिल्डिंग किस तरह बनानी है। और बाद में जब इनसे पूछा जाए तो इनका जवाब पता क्या होता है? ये कहते हैं जी कुछ पॉलिटिकल प्रेशर था, कुछ ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर था, कुछ समाजी प्रेशर था, इस वजह से ये हो गया। लेकिन हम मुलव्वस नहीं थे, हम बेबस। अब जब हम मुलव्वस नहीं थे, उसका प्रेशर था, इसका प्रेशर था, हमने हमारा कोई करता धरता नहीं है, हमने कुछ भी नहीं किया भैया। बिल्कुल यही है सूरत हाल। क्योंकि आप ये देखें कि एक तो बिल्डिंग्स होती हैं अंडर कंस्ट्रक्शन, ये तो 32 हो गई। कुछ बिल्डिंग ऐसी हैं जहां पर ऐसी वायलेशनें की गई हैं कि अगर आपने 3 मंजिला बिल्डिंग की अप्रूवल लिया, आपने 8 मंजिला बना ली। हाँ। ये ऐसी वायलेशन है जिसका कोई जवाब ही नहीं है और उसका कोई हल भी नहीं है। मसला तो ये है कि उसको फौरी तौर पर फिर उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इस तरह के एक्शन जो है वो नहीं लिया जाते, सिर्फ कहा जाता है जी कि हर महीने हमारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इनको आपने खुश रखना है। हाँ। और अंदरून लाहौर अमूमन आपको जो ट्रैफिक के मसाइल पे दरपेश नज़र आते हैं, वहाँ पर जो सीवरेज और वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी के इशूज़ नज़र
आते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो कानूनी तौर पर जो चीज़ें होती हैं, कानूनी तौर पर जो वहाँ पर रिसोर्सेज होते हैं, उनको तो कानूनी चीज़ों के लिए खर्च किया जाता है, जो गैर कानूनी चीज़ें हैं वहाँ पर तो नहीं ना किया जा सकता। तो इसलिए ये सूरत हाल है। फ़हीम, दो नाम सामने आए जिनमें जो है लाहौर एमओ प्लानिंग लाहौर मोहम्मद सलीम है और उसके साथ साथ इंस्पेक्टर नुमान थे। तो इन दोनों के खिलाफ अब तक क्या तहकीकात की गई हैं, क्या इंक्वायरी की गई है और क्या पेशरफ्त सामने आई है? अच्छा, ये जो नुमान है इनको तो बिल्डिंग इंस्पेक्टर हैं, इनके ख़िलाफ़ तो हुकूमत ने एंटी करप्शन ने कार्रवाई की थी। अच्छा। उसके बाद ज़िला इंतज़ामिया ने भी इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने लिए लिख दिया था। ठीक है। अब जो जो मोहम्मद सलीम हैं, इनको राय इम्तियाज़ जो हैं उनकी जानिब से 6 लेटर लिखे हैं कि जनाब आपके पास एक इंक्वायरी है हमारे पास, जिसमें मुझे इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया है और इसमें मुझे इन 6 जो रोड्स हैं यहाँ पर जो होने वाली गैर कानूनी तामीरात हैं उसके हवाले से बताएं। ठीक है। तो सलीम साहब तो अभी तक जो राय इम्तियाज़ साहब को कोई जवाब नहीं दे रहे। अच्छा। वो सिर्फ जो हैं उनको ठड़का रहे हैं और वो इसी बात के ऊपर राय इम्तियाज़ का ये कहना है कि अब जिन्होंने उनको इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया, ये अब रिपोर्ट उनको करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो बार बार लेटर लिख के उनको बता दिया कि जी कि आप करें कुछ। लेकिन हाँ, फ़हीम, मुझे ये बताइए कि अगर ये सामने भी आ गए हैं और इंक्वायरी भी हुई है, क्या कोई मौक़िफ़ दिया उन्होंने कि अभी तक वो क्यों तमाम जो है उनको रिपोर्ट पेश नहीं कर सके हैं, कि ये गैर कानूनी तामीरात क्यों शुरू की गई? उनका क्या मौक़िफ़ सामने आया इस हवाले से? देखिए, उनका मौक़िफ़ तो जो है वो तो उन्होंने जो मौक़िफ़ अपना देना था ना, वो राय इम्तियाज़ साहब को भी देना था। बिल्कुल। तो क्यों नहीं दे रहे हैं? वो इसलिए नहीं दे रहे कि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो जो तहकीकात आगे कैसे बढ़ेंगी? वो अगर तो जाहिर बात है, इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि अगर तहकीकात, अगर आप जवाब नहीं मिल रहा है इनकी तरफ से कोई मुझे, तो मैं तो फिर आप उनको कहूँगा कि जी आप फिर खुद इनसे एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर से कि इनको इससे जवाब लेके दें, क्या कार्रवाई हो सकती है अगर वो इस तरह से मौक़िफ़ नहीं दे रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं? देखिए, फिर वो अपने राय इम्तियाज़ साहब अपनी उस रिपोर्ट में इनको गुनाहगार लिखेंगे, साथ लिखेंगे कि जी कि हमने इनको 6 मरासले लिखे थे, उनको निशानदेही की थी कि ये आपके इलाके में ये गैर कानूनी बिल्डिंग्स बन रही हैं। हाँ। इसका रिकॉर्ड आपसे मांगा गया, आपने इसका जवाब नहीं दिया, और अगर आपने जवाब नहीं दिया इसका मतलब कि आपके पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये सवाल का जवाब का मकसद ये था कि आपने ये जो 32 बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, इनके कोई नक्शे पास किए हैं तो हमें बताएं, क्योंकि अगर तो नक्शे तो वो प्रोड्यूस कर सकते हैं कि चलें जी हम पुरानी तरीकों, लेकिन उसका बैंक चलान कहाँ से लेके आएंगे? हाँ। जो उसकी फीस, नक्शा फीस जमा आपने करवाई होगी, उसका कोई आपने रसीद बैंक, तो इसकी कानूनी कार्रवाई क्या होगी? कोई किसी किस्म की रिकवरी उन पर डाली जाएगी? फिर ये केस सीधा जो हमें अंदाजा हो रहा है कि अगर ये जवाब नहीं आता, हाँ, तो ये केस एंटी करप्शन में भिजवाया जाए, ताकि अगर इन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में एक चीज सामने नहीं हो रही तो फिर वो एंटी करप्शन वाले फिर उनसे रिकवरी भी करेंगे, और उसके बाद 32 से मारते ये हैं तो फिर बाद में बाकी का भी जो है मामला सामने आएगा कि कितनी बिल्डिंग्स जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर बनी है। मतलब फिर उन तमाम बिल्डिंग्स का भी हिसाब किताब जो है वो भी खाता खुल जाएगा फिर उनका? बिल्कुल खुलेगा, क्योंकि इस तरह की सूरत हाल है कि समनाबाद, नश्तर टाउन, वाघा जोन, इन तमाम इलाकों में लातदाद जो हैं वो बिल्डिंग्स जो हैं वो बन रही हैं, कुछ बन चुकी हैं। जो मैंने आपको डाटा दिया है, शेयर किया है, ये 600 के करीब बिल्डिंग्स का डाटा जो है वो मुख्तलिफ ज़राए से इंतज़ामिया तक भी पहुँचा हुआ है, और उसके हवाले से उसकी बाकायदा रिपोर्ट भी हुई है, सर्विस भी हुए हैं, तस्वीरों के साथ वो जगह वहाँ पर मौजूद हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर बनाई गई हैं। अभी तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि ये सिर्फ एक दातागंज बख्श टाउन का मामला है, और दातागंज बख्श टाउन जो है वहाँ पर ये सूरत हाल है। अगर ये मामला जब दूसरे जोन्स में जाएगा, वाघा में जाएगा, नश्तर में जाएगा, अजीज भट्टी में जाएगा, रायगढ़ में जाएगा, वहाँ पर क्या चीज़ें तामीरात सामने आती हैं फिर? बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है। तो अभी तो ये एक इंक्वायरी शुरू हुई है, और इसका इंक्वायरी को अगर यहाँ पर ही इन्होंने इस तरह के जवाब ना दिए तो मजीद की जब इंक्वायरी शुरू होगी तो ये एंटी करप्शन, तो वो जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग्स हैं फिर उनके फ्यूचर उनका क्या होगा? क्या उन्हें मिसमार किया जाएगा और या फिर उनको फर्दर ऑन प्रोसीड किया जाएगा लीगल तरीके से? अच्छा, ये गैर कानूनी बिल्डिंग्स जब बनती हैं ना, तो इसको एक छोटा सा ना, आमतौर पर जब इनके पास रिकॉर्ड आता है तो इब्तदाई तौर पर सिर्फ बाहर की दीवार गिरा दी जाती है। अच्छा। या अगर उसका लेंटर डाल गया है तो लेंटर का अगला हिस्सा थोड़ा सा गिरा दिया जाता है। हाँ। और ताकि जी आप आए हमारे पास और इस मामले को सेटल डाउन करें। ठीक है। तो इस तरह के ऑपरेशन तो हमने बहुत से होते हुए देखे हैं, जिसमें सिर्फ नुमाइशी तौर पर बताया जाता है जी कि ये चीज़ की जाए, लेकिन अब साबित करना और ऑपरेशन का अख्तियार जो है वो एमओ प्लानिंग के पास होता है कि गैर कानूनी बिल्डिंग को मस्मार करने का।
अब अगर वही उसको रिकॉर्ड को नहीं दे रहे, उसमें रिलेक्टेंट हैं, वो बात नहीं करना चाह रहे, इसके ऊपर रिपोर्ट नहीं करना चाह रहे, तो उसके बाद जब इसकी इंक्वायरी होगी और अगर एंटी करप्शन इसकी इंक्वायरी करता है तो उसके बाद फिर बिल्डिंग्स का जो मुस्तकबिल है वो मुझे कोई इतना अच्छा नज़र नहीं आता, क्योंकि जब उसके एमओ प्लानिंग और इनके अमले के खिलाफ कार्रवाई होगी तो फिर उन मालिकान के खिलाफ। बहुत सी ऐसी अपने टाइम पीरियड में ये बिल्डिंग्स ऐसी देखी हैं, जैसे कि आपने बताया कि अगला हिस्सा मिसमार कर दिया या दीवार को गिरा दिया तो वो वहीं की वहीं रहती है, फिर ना तो वो जगह रिकवर होती है, ना वो बिल्डिंग अपने वो पाया तकमील तक पहुंचती है, उसका फिर वो उस जगह भी जाती है, बिल्डिंग भी जाती है, उसका भी कुछ नहीं होता है। तो इस तरह की बिल्डिंग्स के खिलाफ कोई मनसूबाबंदी की गई है हुकूमत की जानिब से कि आखिर इनको हमने कंप्लीट तो करना है ना, या जगह रिकवर कर लें? फिर देखिए, इसमें जब भी कोई गैर कानूनी बिल्डिंग बनती है ना, तो इनका तरीक़ाकार ये होता है कि जो मुतलका महकमा है ना, वो वहाँ पर नोटिस सर्व करता है कि आपने ये बिल्डिंग बनानी शुरू की है, आया आपके पास इसका कोई नक्शा है, आया आपने इसके खिलाफ, अगर कोई कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपने इसके ऊपर कोई कमर्शलाइजेशन करवाई है, या आपने जो इसके ऊपर सेट स्टैंडर्ड्स हैं वो आप उसको पूरे कर रहे हैं। जब एक गैर कानूनी बिल्डिंग होती है तो उसमें ये तमाम के तमाम जो सिस्टम होता है उसको फॉलो नहीं किया जाता। उसके बाद उसका एक ही हल होता है कि अगर इंतज़ामिया के को पता चल जाए कि ये गैर कानूनी बिल्डिंग है और उसके नोटिस का जवाब बाकायदा मालिकान की तरफ से नहीं दिया जा रहा, तो वो बिल्डिंग मस्मार कर ली जाती है। लेकिन यहाँ पे माफिया इस कदर स्ट्रॉन्ग है कि मैं आपको बताऊँ कि एक गैर कानूनी बिल्डिंग जो है वो गिराने के लिए यहाँ पर सीनियर अफसर वहाँ पर मौके पर मौजूद थे। तो बड़ा ज़बरदस्त और दिलचस्प वाक़या है कि जो मशीनरी लेके जाने वाला इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर था, उसने रास्ते में मशीन ही ख़राब कर दी। उसने कहा जी कि मैंने सर वो मशीन ख़राब हो गई है, ताकि क्योंकि वो जो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और आप ये देखें कि 3 से 4 घंटे जो है ना वो मशीन वहाँ पे ख़राब रही, और वो जो अफसर था जो उस इमारत के सामने खड़ा था उसने वापस आके इस बात की रिपोर्ट कर दी आके आला हुकाम को कि मैं मौके पर मौजूद थी, मैंने मशीनरी मंगवाई लेकिन मशीनरी मेरे तक नहीं पहुंची और मुझे कहा गया कि मशीनरी ख़राब हो गई। और उन्होंने बाकायदा तौर पर तहरीरी तौर पर शिकायत की थी एडमिनिस्ट्रेटर को कि जनाब इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो इस तरह की तो सूरत हाल है जहाँ पर आप बिल्डिंग को गिराने की तरफ जाएंगे तो आपको कैसे कैसे मसाइल पेश करने हैं। बिल्कुल ऐसे ही है नाजरीन, गैर कानूनी तामीरात होती हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, उन पे इंक्वायरी बैठती है और बिल्डिंग को रोक दिया जाता है, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। मसला है उस माफिया को ख़त्म करना जो इस करप्शन में मुलविस है, जो इस गैर कानूनी तामीरात में मुलविस है, और हुकूमत को एक बार फिर से इस हवाले से होश के नाखून लेने पड़ेंगे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आखिर में बात कर लेते हैं शहर मुल्तान की, जहां पर वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी यानी कि वासा इंतजामिया की मुबैना गफलत से सरकारी खजाना करोड़ों रुपए की आमदन से महरूम हो गया है। शहर के अहम तरीन कारोबारी मरकज गुलगश्त में वाक़या कमर्शियल अराजी की नीलामी नहीं हो सकी है, और वासा की 4 कनाल कमर्शियल अराजी की नीलामी गुज़िश्ता 4 सालों से ही मुसलसल इल्तवा का शिकार भी है। ज़राए का कहना है कि 3.5 साल कबल 44 लाख माहाना पर नीलामी का अमल अदालती ऑर्डर पर रोका गया था। इस खबर के अंदर की खबर क्या है, तफसीलात पूछ लेते हैं अपने नुमाइंदे ज़हीर अब्बास से। ज़हीर, 4 साल गुजर गए, नीलामी इल्तवा का शिकार है, क्या रुकावटें आ रही हैं? जी, जो सबसे बड़ी रुकावट है वो इस अराजी का कीमती होना है, क्योंकि ये जो अराजी है ये मुल्तान का जो अहम कारोबारी मरकज़ है गुलगश्त, वहाँ पर वाक़या है। यहाँ पर अगर कोई प्राइवेट अराजी हो और 4 कनाल उसका यानी कि रकबा हो तो वो कम अज़ कम 1 करोड़ माहाना पर जो है वो किराए पर दी जा सकती है, मगर चूँकि ये सरकारी अराजी है तो माले मुफ्त दिले बेरहम वाली बात है कि मुसलसल 4 साल हो चुके हैं इस अराजी की नीलामी नहीं हो सकी। जब इसकी नीलामी 1999 में की गई थी पहली दफ़ा, तो सिर्फ 50,000 रुपये माहाना पर इसकी जो है वो नीलामी अमल में लाई गई थी, जो कि हर साल किराया जो है थोड़ा बहुत बढ़ना था। तो 20 साल बाद जब 2019 दिसंबर में इसकी मुद्दत ख़त्म हुई थी लीज की, तो इसकी जो माहाना आमदन हासिल हो रही थी वो सिर्फ 2 लाख रुपए हासिल हो रही थी। उस वक्त इसी एरिए में जो 4 कनाल अराजी का जो किराया था वो तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए के दरमियान था। तो वासा हुकाम की जानब से जो निजी पिज़्ज़ा कंपनी थी उसको ये लीज पर दी गई थी। तो जब मुद्दत पूरी हुई तो
इन्होंने वो खाली करवा ली। आर्डर हुकाम की जानब से भी जो लीज का अमल था उस पर मुबैना बेज़ाब्तियों की निशानदेही की गई थी। इंतहाई कम रेट पर जो नीलामी की गई थी, इस पर भी सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद वासा हुकाम ने 2020 में इसको नीलाम करने का फैसला किया नए रेट के मुताबिक। जब नए रेट्स के मुताबिक उसको नीलाम करने का फैसला किया गया तो 44 लाख रुपए माहाना पर इसके जो है वो नीलामी जो है वो शुरू हुई। लेकिन उसी वक्त जो है वो स्टे आर्डर ले लिया निजी जो पिज़्ज़ा कंपनी थी, तो स्टे आर्डर की वजह से नीलामी का अमल जो है उसको कैंसिल कर दिया गया। 6 महीने तक अदालती ये मामला चलता रहा। जो अदालती फैसला है वो वासा मुल्तान के हक में आ गया 3.5 साल पहले, लेकिन 3.5 साल पहले महकमे फैसला आने के बावजूद इसको नीलाम नहीं किया जा सका। इसकी जो अंदर की खबर है, अंदर की खबर ये है कि चूंकि ये बेशकीमत अरादी है, तो जो MDA है, जो मुल्तान तरक्याती इदारा है, तो वो भी ये चाहता है कि इस अरादी पर जो है वो दुकानें खुद से तामीर करें और उन दुकानों की जो आमदन है वो वासा के साथ और MDA के साथ शेयर की जाए, कि 50% उसकी आमदनी जो है वो वासा को दी जाए और जो 50% है वो MDA को दी जाए। यही वजह है कि इस अरादी को पिछले 4 साल हो चुके हैं, इसको नीलाम ही नहीं किया जा सका। लेकिन ज़हीर, फैसला तो वासा के हक में आ चुका है ना, फैसला तो वासा के हक में आ चुका है, फिर भी इस पे अमल दरामद नहीं हो सका। वासा क्यों इस पे अमल दरामद नहीं करवा सका है? नहीं, फैसला हक में आ गया। अरादी जो है वो मुतनाज़ा नहीं रही। अरादी का जो कब्जा है वो वासा के पास ही है। बिल्कुल। मगर इसमें नुक्ता ये है कि चूंकि वासा जो एजेंसी है ये मुल्तान तरक्याती इदारा के अंडर है, तो जो DG मुल्तान तरक्याती इदारा का होता है वो इसका एक तरह से सरबराह होता है। MD वासा जो है वो भी उनको जवाबदेह होते हैं। तो ये जुबानी अहकामात के नतीजे में इसकी नीलामी जो है वो रोकी गई है। और जो वासा के अफसरान हैं उनको, जो साबिक DG MDA थे जाहिद इकराम, उनकी तरफ से अहकामात जारी किए गए थे कि इस अराजी को नीलाम ना किया जाए, क्योंकि वो मुल्तान तरक्याती इदारा इंतजामिया की जानब से ये कहा जा रहा था कि इसकी जो है यहाँ पर कुछ दुकानें तमीर की जाएंगे और उन दुकानों का जो किराया है वो वासा और MDA में तकसीम किया जाएगा आधा आधा। तो दुकानें तामीर करने की इजाजत थी उस जमीन पर? जी, चूंकि सरकारी अराजी है, इस पे दुकानें तामीर हो सकती हैं। पहले भी मुल्तान तरक्याती इदारा जो है उन्होंने शहर के कुछ इलाकों में प्लाजे जो है वो बनाकर, दुकानें बनाकर वो आगे नीलाम की हुई। इसी तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो अराजी है वहाँ पर भी सरकारी तौर पर, सरकारी सतह पर प्लाजे बनाए गए हैं जो कि आगे किराए पर दुकानें जो हैं वो दी गई हैं। तो उससे आमदन तो हासिल हो सकती है, मगर अगर दुकानें ही बनानी थी तो 3.5 साल इंतजार किस चीज़ का किया गया? यही जब ज़मीन खाली हुई थी, जब ये केस का फैसला जो है वो वासा के हक में आया था, उसी वक्त एक लाया अमल तय किया जाता और वहां पर दुकानें बनाने का अमल जो है वो शुरू कर दिया जाता। क्योंकि ये इतनी बेशकीमत अरादी है, 3.5 साल में इनको कम से कम 18 से 20 करोड़ की आमदन आ जानी थी अगर इन दुकानों की नीलामी की जाती। कॉन्फ्लिक्ट कहां पर आ रहा है? कॉन्फ्लिक्ट कहां पर आ रहा है? दुकानें क्यों तामीर नहीं हो रही जबकि वासा के हक में भी आ गया है और गवर्नमेंट भी उस पर दुकानें तामीर कर सकती है? फिर जी, वो बात यह है कि जो भी वासा है या MDA है, इनके सरबराह मुसलसल जो हैं वो तब्दील होते रहते हैं। अच्छा। डॉक्टर जाहिद इकराम का जैसे ही मुल्तान से तबादला हुआ तो उसके बाद इस अरादी पर आगे कोई पेशरफ्ती नहीं हो सकी कि इस पर दुकानें बनानी है, इसको नीलाम करना है। अच्छा। जो साबिक MDA वासा है उनका भी तबादला हो चुका है, चौधरी दानिश का। तो नए MD जो हैं वो वासा में आए हैं, तो अब वो फैसला करेंगे कि इस अरादी का करना क्या है। तो हम जब इस हवाले से मेरी एक वासा के अफसर से बात हो रही थी तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने मुसलसल जो है अरादी की नीलामी के लिए कोशिशें की हैं, मगर MDA हुकाम की जानब से हर बार रुकावट खड़ी की गई और उन्हें मना किया गया कि ये जो अरादी है उसको नीलाम ना किया जाए, क्योंकि अगर अपनी दुकानें बना दी जाती हैं तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट आ सकता है। मगर वो प्रॉफिट तो तब आएगा ना जब दुकानें बनेंगी। जब दुकानें ही नहीं बनेंगी, जब उनकी नीलामी नहीं होगी, तो ये जो इतनी कीमती अरादी है ये इस तरह समझ लें कि 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं दे रही। पिछले जो 20 साल की लीज थी, चलो कुछ ना कुछ आ रहा था, 2 लाख महीना भी अगर आ रहा था तो कुछ ना कुछ तो आ रहा था। अब पिछले 3.5 साल से 1 रुपया भी इस अरादी ने वासा को कमा कर नहीं दिया। वासा अच्छा। जो है वासा मुल्तान इंतहाई बहरान का शिकार है। माली बहरान इतना है कि हर महीने तनख्वाहों के लाले पड़ जाते हैं कि तनख्वाहें देने के भी पैसे नहीं होते। जिस इदारे के पास तनख्वाहें देने के भी पैसे ना हों, वो इदारा इस तरह की कीमती अरादी जो है उसकी नीलामी इल्तवा में डाले तो ये समझ नहीं आती कि वो करना क्या चाहते हैं।
तो इस अच्छा हवाले से ज़हीर, आपने बताया कि वो पिज़्ज़ा कंपनी जिसको कि ये अराजी लीज पर दी गई थी वो 20 साल के लिए दी गई थी और लीज की मुद्दत खत्म होने के बाद फिर पार्टी का क्या मौक़िफ़ था, किस बुनियाद पर जो है वो उसने स्टे लिया था? जी, ये वासा के कुछ अफसरान ही थे जो कि पिज़्ज़ा कंपनी के साथ अटैच थे। उन्हें अच्छा। कानूनी जो है वो राय दिखाते थे कि इस तरह से जो है अगर आप रुकावट डालें तो इसकी नीलामी का अमल रुक सकता है। वो क्लेम यही कर रहे थे कि पिछले 20 साल से लीज पे हमारे पास है तो हमें लीज पे दोबारा दिया जाए, लेकिन वो जो किराए की रकम बताते थे वो रकम इंतहाई कम बताते थे। इसी दौरान एक ठेकेदार मुल्तान के हैं, उन्होंने जब 44 लाख रुपया उसके लगाया तो उसके बाद उन्होंने स्टे लिया, क्योंकि इतनी बड़ी रकम वो देना नहीं चाहते थे। वो मामूली रकम पर ही ये जो अराजी है इसको दोबारा लीज पर हासिल करना चाहते थे। यही वजह है कि जिसके बाद वो स्टे पर चले गए थे। अदालत में मामला चलता रहा, अदालत से वासा के हक में फैसला आया, लेकिन फैसला आने का भी कोई फायदा नहीं हुआ कि वासा की जानब से उस अराजी की नीलामी के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाए गए। ये तो एक है कमर्शियल अराजी जिसकी नीलामी नहीं हो सकी। वासा की 19 कनाल ऐसी अराजी है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जिस पर बाअसर अफराद ने कब्जे किए हुए हैं। 6 साल पहले ज़िले इंतजामिया ने वो कब्जे वागुजार करवाने के लिए वासा को जो अफरादी कुव्वत है वो भी फराहम की थी, कुछ मुलाजमिन की ड्यूटियाँ भी लगाई गई थी, मगर वासा के जो अफसरान हैं वही रुकावट बने। उन्होंने मुख्तलिफ जवाब जो है वो पेश करके उस अराजी को भी वागुजार नहीं करवाया, जिसकी वजह से वासा जो है वो मुसलसल बहरानों से दोचार है। दूसरी जानब वासा का जो टैरिफ है उसको भी बढ़ाया गया है, उसमें 600% तक इजाफा हुआ, लेकिन उसके बावजूद इनकी जो सेल्फ रिकवरी है वो ज़्यादा नहीं हो रही। 15 से 16 करोड़ रुपए जो हैं इनकी माहाना सेल्फ रिकवरी की मद में इनके पास आते हैं, लेकिन उसके जो हैं उससे ज़्यादा इनके अखराजात हैं। अगर इनके बिजली के अखराजात की बात करें तो मैपको की वासा 4 अरब 41 करोड़ की ना दहिंदा है। इतनी ज्यादा रकम जो है वो बिजली के बिलों की मद में वासा ने अदा करनी है, लेकिन उसके बावजूद जो सेल्फ रिकवरी है उसको बढ़ाने के लिए कोई संजीदा इकदाम नहीं किए जाते। यही वजह है कुल कितनी अराजी है मुल्तान में? अगर बात की जाए तो वासा की कुल कितनी अराजी है जिस पर कब्जा है और इसका कब्जा किसने किया हुआ है? जी, ये 6 साल पहले एक रिपोर्ट जो है वो वासा की जानब से जारी की गई थी। उस रिपोर्ट को जो है वो ज़िले इंतजामिया को भिजवाया गया था। उस रिपोर्ट के मुताबिक 19 कनाल अराजी जो है जो वलैताबाद मुल्तान का एक पोश इलाका है वहाँ पर कुछ अराजी है। इसी तरह समीजाबाद जो है वो भी मुल्तान का अहम इलाका है, वहाँ पर कुछ अराजी है। सूरज म्यानी डिस्पोजल स्टेशन के पास कुछ अराजी है। ये मुख्तलिफ जगहों पे ये अराजी है, तो किस किस का कब्जा है? क्या किसी एक ही कंपनी का है, किसी एक ही शख्स का है, या मुख्तलिफ हैं जिनकी जानिब से ये कब्जा किया गया है? जी, ये मुख्तलिफ अफराद हैं, इन्हें मुख्तलिफ जो सियासी लोग हैं उनकी पुष्ट पुनाई जो है मुबैना तौर पर हासिल है। जब भी ऑपरेशन की बात की जाती है रिकॉर्ड सामने आया ज़हीर कोई? जो है वो मुतरक उसका कोई रिकॉर्ड सामने आया? जो रिकॉर्ड सामने आया था रिवॉर्ड तो इसका कोई, इसका जो भी यानी कि जो रिपोर्ट इन्होंने मुरतब की थी उसमें 19 कनाल अराजी थी, तो इन्होंने ज़िले इंतजामिया से मदद ली। उसके बावजूद जो वासा के कुछ अफसरान थे जिनके अपने मफादात जुड़े हुए थे, उन लोगों से कोई रुकावट बने और उस अराजी को वागज़ोर करवाने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए गए। इनके पास उस अराजी की जो फर्द मलकियत हैं वो भी मौजूद हैं, वासा के पास सारी रिपोर्ट्स भी इनके पास मौजूद हैं कि किस किस जगह कितने कनाल कितने मरले अराजी है। उसके बावजूद उस अराजी को भी वागज़ोर नहीं करवाया जा रहा। जो हमारा इन्हीं के मेन मुद्दा है वो यही है कि जो गुलगश्त के इलाके में जो इनकी कीमती अराजी है 4 कनाल 6 मरले, उसकी भी कमर्शियल अराजी की इतने अरसे से नीलामी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए की जो मुमकिन आमदनी है उससे वासा मुसलसल महरूम चली आ रही है। लेकिन जब लीज पे दी जाती है तो वो भी ठीक तरीके से नहीं दी जाती, उसमें भी बेज़ाब्तियां देखने में आती हैं, और ये तो बेज़ाब्तियां इसमें साफ साफ वाज़े दिखाई दी जो पिज़्ज़ा कंपनी को दी गई थी। कोई कार्रवाई की गई थी उस पर? कार्रवाई क्या करनी थी, उल्टा इन्हें अपने इन्हीं के जान के लाले पड़ गए थे। इन्होंने अपनी अराजी उनसे वागज़ोर करवाने के लिए भी उस वक्त ज़िले इंतजामिया की मदद से ऑपरेशन किया गया था। ज़िले इंतजामिया के ऑपरेशन के नतीजे में जो है वो अराजी वागज़ोर करवाई गई थी। उसके बाद अदालत में मामला चला गया, तो अदालत के जो फैसला है वो इनके हक में आया, तो इन्होंने पिज़्ज़ा कंपनी के खिलाफ कोई उस तरह की कार्रवाई नहीं की। बाद में पता चला कि कुछ अफसरान भी इसमें मुलव्वस हैं। जो अफसरान इसमें मुलव्वस थे जो कि पिज़्ज़ा कंपनी को सपोर्ट कर रहे थे, उनके खिलाफ भी किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया गया। वजह यही है कि बाअसर मुलाजमीन है वो ऊपर तक हिस्सा जो है वो पहुंचाते हैं। यही वजह है कि किसी भी अफसर के खिलाफ इस नलायकी की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, किसी को मुअत्तल नहीं किया गया, किसी से
कोई किसी के खिलाफ कोई और एक्शन नहीं लिया गया। यही वजह है कि आज तक जो है वो वासा को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला है जारी है। अगर एंटी करप्शन में इनके मुकदमात की बात करें तो जो मुबैना करप्शन के मामलात हैं वासा में तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद इंक्वायरियां जो है वो एंटी करप्शन में ज़ेरे इल्तवा हैं, मगर उनका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, जिसकी वजह से वासा को जो है वहां से जो मुमकिन तौर पर रिकवरी आनी थी वो भी नहीं तो ज़हीर, क्या सरकार के हाथ इतने ही बंधे हुए हैं? 19 कनाल अराजी कम नहीं होती है, 19 कनाल अराजी है तो उसको वागुजार कराने में नाकामी की वजह क्या सिर्फ वो बासर अफसरान ही है या कोई और भी वजूहात हैं? जी आप देखें ना कि जब बासर अफराद जो हैं उनकी पुष्टपनाही सियासी अफराद की उनको हासिल हो, साथ जो वासा के अफसरान हैं ये भी मिल जाएं, तो बताएं कार्रवाई करेगा कौन? ये जो रिपोर्टें होती हैं उनको फाइलों में दफन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से किसी तरह का कोई एक्शन सामने नहीं आता। मतलब सरकार ही सरकार की दुश्मन है में बड़े जोर जी ऐसे ही लगता है ना कि आप देखें कि जब सरकारी अराजी पे कब्जे हैं तो उसको वागज़र करवाने के लिए आपको ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से भी मदद फ्राहम कर दी गई, आपको पुलिस कांस्टेबल जो है वो भी फ्राहम कर दिए गए, उसके बावजूद आप वो सरकारी अराजी वागज़र नहीं करवा सके। तो आप इसमें देखें कि किसकी नालायकी है। दूसरी जानब कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कब्जे किए हुए हैं, उन्होंने भी अदालत से स्टे ले रखे हैं। जब वासा को हमसे इस हवाले से पूछते हैं तो वो कहते हैं जी मामला कोर्ट में है, जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं करेगी हमारे हाथ बंधे हैं। तो ये जो उनको मशवरे हैं अदालतों में जाने के, ये भी वासा अफसरान की तरफ से दिए जाते हैं। बिल्कुल ज़हीर, देखा जाए तो सरकारी मुलाजमीन ही सरकारी खजाना लूट रहे हैं, उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसका बोझ आम आवाम पर, गरीब आवाम पर आ रहा है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मजीद अहम मौज़ूआत के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।